So, hello everyone. Yes, I am Megha that came back again. Welcome to all of you to my channel that is Learn with Clear Contents and Science basically with me, Megha Mehta. ठीक है. So start करेंगे आज का न्यू सेशन और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आज जो चैप्टर है दैट इज़ अगेन 9th क्लास का है और चैप्टर का नेम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. बेटा यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं एंड यस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों से एक ही चीज़ सिंपल बोलना चाहूँगी दैट कीप द बुक और एनी रफ नोटबुक एंड पेंसिल विद यू. ठीक है, बिकॉज आज के चैप्टर में जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी वो शायद ही मैंने आज तक कभी किसी चैप्टर में दिया होगा. सो ये बेसिक चीज़ें हैं. वेन एवर यू गो फॉर द स्टडीज़ कभी भी जाते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कीप द पेंसिल एंड पेन विद यू एंड येस टू राइट समथिंग यू नीड अ नोटबुक. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और आज जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अ चैप्टर हमारे पास कौन सा है. अगेन बता रही हूँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. IFR के नाम से हम जानते हैं इसको. ठीक है ना. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम देखेंगे. देखो यहाँ से जो मुझे बेसिक चीज़ मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है. अब ये फूड है और फूड क्यों हम खाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फूड हमें चाहिए क्यों. एंड समबडी केम्स एंड गिव मी द आंसर्स कि मैम हमें क्या चाहिए होता है ना, हमें ग्रोथ करनी होती है. ठीक है, हमें रिप्रोड्यूस करना होता है एंड एट द सेकेंड टाइम हम लोगों की डेली लाइफ वट एवर जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है वो चल रही हैं. सिंस हम एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं. तो इन सब को क्या चाहिए, इन सब को चाहिए है एक एनर्जी. इन सब चीज़ों को क्या चाहिए है, एक एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ऑफ कोर्स फ्रॉम माय फूड. सो आई थॉट सो कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला है, जब फूड है मेरे पास इतनी सारी चीज़ें कर रहा है तो फूड देखा जाए तो सिर्फ दो ही जगह से या दो ही तरीक़ों से हमारे लिए एप्लीकेबल है. या सिंपल सिंपल चीज़ें बोलते हैं कि जो फूड है वो किस तरह से हमारी हेल्प कर रहा है. तो कमिंग टू दिस पॉइंट, फूड जो है देखो दो जगहों से हमें मिल सकता है. एक तो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर लिया, वहाँ से मिल गया. और सेकेंड हम क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री. तो ये वर्ड याद रखना, ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. सो टुडे whatever the chapter we are dealing, that is improvement in food resources. In overall with this chapter हम दो ही चीज़ों के बारे में प्रॉपरली और डीपली डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ द एग्रीकल्चर एंड सेकेंड वन इज़ द एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग विद दी हम जो है एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं. एंड कोई मेरे को ना एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है एंड आई वांट दी जो भी आपका आंसर होगा ना, आई वांट दोज आंसर्स इन माय कमेंट बॉक्स. नीचे कमेंट बॉक्स आपको मिल जाएगा, उसमें आंसर दे देना. और ये आंसर मुझे एक्चुअली चाहिए है, मैं देखना चाहती हूँ कि दैट हाउ मेनी ऑफ यू आर नोइंग दिस रीज़न और नोइंग. ठीक है, सो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन मेरा ये है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ सो दैट आप लोगों को ये ना हो कि भाई हमें तो क्वेश्चन नहीं पता चला. सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वाई देयर इज़ नीड. ये सबको पता होना चाहिए, वाई देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव दी फूड. या फिर इम्प्रूव दी क्रॉप्स को बोल लो या प्रोडक्टिविटी बोल लो. इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं हम यहाँ पे. प्रोडक्टिविटी हमें चाहिए तो हम क्वांटिटी लेके चल लेते हैं. तो क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल दैट वाई देयर इज़ नीड टू इम्प्रूव दी प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स. की प्रोडक्टिविटी को क्या ज़रूरत है हमारे लिए कि हम उसको इम्प्रूव करें. तो ये क्वेश्चन मैं चाहूँगी कि आप लोग सब लोग जो है मुझे कहाँ दे दो, मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि वट एवर जो भी आपके आंसर्स होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर वहाँ पे लिख देना. सो आई चेक योर आंसर्स एंड ऑलवेज येस, मैं हमेशा हर किसी मैसेज को रिप्लाई करती हूँ. आई दैट गोइंग टू द डू ऑल्सो. तो यहाँ पे अब उसने हम बेसिक चैप्टर पे आ जाते हैं कि देखो क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं. ठीक है, तो अब जो है मैं डायरेक्ट चैप्टर पे आती हूँ, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप ईल्ड्स. सबसे पहले अब देखो चैप्टर से ही मुझे समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, दैट इम्प्रूवमेंट करनी है. और जब मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है और बेसिकली मुझे इम्प्रूवमेंट किस तरह करनी है, फूड के अंदर. फूड मुझे कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से मिला. एग्रीकल्चर करते वक्त हम फार्मिंग करते वक्त क्या चीज़ उगाते हैं, हम क्रॉप्स उगाते हैं. ठीक है, तो यही से क्वेश्चन आता है कि इम्प्रूवमेंट्स क्रॉप की ईल्ड्स को, मतलब जितनी भी खेती बाड़ी हो रहे हैं उनको हम किस तरह से जो है करते हैं. सो नाउ हेयर इज़ दैट, जस्ट सेकेंड. देखो
ये मेरे पास क्रॉप्स है, ठीक है। अब देखो बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है, क्रॉप्स में से प्रोटीन्स मिलता है, कुछ क्रॉप्स में से फैट्स मिलता है, कुछ क्रॉप्स में से मुझे जो है मिनरल्स मिलता है, कुछ क्रॉप्स जो मुझे विटामिन देते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ बिकॉज जो है पूरा सेंटेंस या पूरे वर्ड्स लिखने में आई जस्ट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। सो प्लीज़ मेरी जो है वीडियो को प्रॉपरली सुनना, समझना। एंड येस, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। एंड येस, मैंने आप लोगों को बता रखा है, मेरी मेल आईडी है meghamehta547@gmail.com, वहाँ भी आप क्वेश्चन अपने पूछ सकते हो। सो दीज आर ऑल दीज थिंग्स। देखो एक क्रॉप है और एक क्रॉप जो है हमें बहुत सारी चीज़ें दे रही है। कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड कर रही है, प्रोटीन्स भी दे रही है, फैट्स भी दे रही है, एंड मिनरल्स एंड विटामिन भी दे रही है। जब ये सारी चीज़ें दे रही है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैंने क्या करा ना, मैंने राइस खा लिया और मुझे राइस में से सारी चीज़ें मिल गई, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मैं हर एक चीज़ को, मतलब हर एक जो विटामिन को, हर एक न्यूट्रिएंट को लेने के लिए क्या करूँगी ना, अलग अलग चीज़ें खाती हूँ। और ये सारी अलग अलग चीज़ें अगर मैं खा रही हूँ तो ये अलग अलग एरिया में, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग टेम्परेचर्स में ग्रो करी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड है आपको समझना ज़रूरी है, दैट इज़ दी फोटो पीरियड्स। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका जो फोटो पीरियड होता है वो लार्जर होता है, और कुछ पीरियड्स ऐसी, कुछ क्रॉप्स मेरी ऐसी होती है जिनका फोटो पीरियड्स मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट वो कम होता है। देखो अगर आपको याद हो तो फोटो का मतलब क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, लाइट, और पीरियड का मतलब क्या होगा, ड्यूरेशन, ठीक है। मेरे क्वेश्चन में से ही आंसर निकल गया है बेसिकली। मतलब एक क्रॉप है जिसको लाइट चाहिए फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको जो है लाइट चाहिए, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा दे दोगे तब भी वो लॉस कर सकता है, और अगर उससे आप कम दे दोगे तब भी वो हमारे लिए क्या हो सकता है, लॉसेबल हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो अगर आप लोगों को याद हो तो फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में ही, मतलब उस लाइट के प्रेजेंस में ही जो क्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। अब आते हैं क्रॉप्स जो है वो अगेन दो तरह के हैं। एक क्रॉप कौन सा है मेरे पास, राबी क्रॉप्स है, ठीक है, और दूसरा क्रॉप कौन सा है मेरे पास, खारीफ क्रॉप्स है। तो ये कुछ मेरी क्रॉप्स थी। अब ये दोनों का सीज़न अलग है। ये अगर रेनी सीज़न में ग्रो करा जाता है, ये कौन से सीज़न में ग्रो नहीं करे, रेनी सीज़न में है, और ये जो है विंटर सीज़न में ग्रो कराया जाता है। तो देखो ना यहाँ पे उसने क्या बोला, भाई क्रॉप्स भी अलग है, अलग अलग क्रॉप्स से हमें चीज़ें भी अलग अलग मिल रही हैं। कुछ क्रॉप्स गर्मियों में पैदा हो रही हैं, कुछ को जो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं विंटर्स के अंदर, कुछ रेनी सीज़न में हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़। तो ये तो जनरल है। अभी तक देखो ये मत सोचना कि अभी तक मैंने चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया है, राइट नाउ नो, मैंने अभी तक चैप्टर अपना स्टार्ट नहीं करा है, मेरा चैप्टर अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर मुझे एक जो है क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, तो क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट करते वक्त मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं एग्जैक्टली जो है चाहिए हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये सिंपल चीज़ें थी। अब आ जाते हैं कि अगर मुझे अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, या फिर सिंपल देखो भाई अपनी फूड की वैरायटीज़ के अंदर, क्रॉप्स की वैरायटीज़ के अंदर अगर मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स मुझे चाहिए। और ये 3 स्टेप्स मुझे किस चीज़ के चाहिए, तो उस पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि 3 स्टेप्स में मुझे क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले उसने बात करी है, कोई भी फार्मर है वो क्या करेगा, सबसे पहले सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। चूजिंग होती है भाई, बेस्ट क्वालिटी सीड्स हम यहाँ पे जो है सो करने से पहले हम बेस्ट क्वालिटी देखते हैं। फिर सेकंड उसने क्या बोली, नर्चर करना है हमें। जब नर्चर करने की बात आती है तो नर्चर का मतलब क्या है कि हम प्रॉपर कंडीशनिंग कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली प्रोड्यूस करा रहे हैं, मैन्योर्स अच्छे से कर दिया, फर्टिलाइजर्स दे दिया, सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम दे रहे हैं। तीसरा उसने क्या बोला है कि भाई तीसरा और लास्ट मेरे पास आता है प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन भी हमें क्रॉप्स को देनी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर टाइम, और वेदर वो हार्वेस्ट करने का टाइम हो, दोनों ही टाइम पीरियड पे हमें क्या करना है, तीनों चीज़ों को करना है, ठीक है। तो यहीं से अब देखो थोड़ा सा बैक जाते हैं, तो ये तो मेरे जनरल पॉइंट्स आए जो हम 6th 7th और 8th में पढ़ के आए हैं। अब आते हैं 9th के कंसेप्ट के। भाई 9th के स्टैंडर्ड के क्या कहता है कि कोई भी क्रॉप है तो क्रॉप की क्या करनी है, मुझे वैरायटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है। सेकेंड, क्रॉप की प्रोडक्शन, जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको मैनेज करना है। तीसरा चीज़ मुझे क्या करना है, जो भी क्रॉप मैंने ग्रो कराई है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी प्रोटेक्शन को भी मैनेज करना है। मीन्स अगर मैं एक फार्मर हूँ और मुझे जो है अपनी क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करना है, या क्रॉप को जो है अच्छी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है, तो ये 3 बेसिक स्टेप्स मेरे दिमाग में होने चाहिए हैं।
और इन्हीं बेसिक स्टेप्स के ऊपर मैं आगे जाऊँगी। सबसे पहला क्या है कि क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करूँगी। अब क्रॉप की वैरायटी मैंने अच्छी कर दी है, सीड्स मैंने बहुत अच्छा चूज़ कर लिया, हाई क्वालिटी सीड्स है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देन उसके बाद मैंने उनको ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद उनको किस तरह से प्रोड्यूस कराना है, कितनी चीज़ प्रोड्यूस करानी है, कितनी नहीं करानी है, कैसे करानी है, ये सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। एंड लास्ट, जब मेरी एक क्रॉप अच्छे से प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, प्रोडक्शन भी करनी है भाई, स्टोरेज करनी पड़ती है, हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग से पहले, वीडीसाइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे बाय पॉइंट्स वन बाय वन। तो सबसे पहले हम चीज़ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। तो ये अब हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज़ द क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, कि हम किसी की भी क्रॉप की वैरायटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर हैविंग वेरी गुड वेराइटी मीन्स एक फार्मर है, फार्मर ने बहुत अच्छी वेराइटी को चूज़ कर लिया है। अब चूज़ वो कैसे करेगा, देखो चूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मैं मतलब समझा देती हूँ, ये क्या मुझे बोलता है। हाइब्रिडाइजेशन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है ये, जिसके अंदर क्या किया जाता है, हम किसी भी दो अलग अलग प्लांट्स के कैरेक्टर्स को, जीन्स को क्या करा रहे हैं, आपस में क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हम रिप्रोडक्शन कराते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली गैमीट्स मिलते हैं, जीन्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। तो सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोगों ने क्या कराया है, हमने किसी भी दो डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में क्या करा दिया, क्रॉपिंग करा दी है। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दी आर्टिफिशियली क्रिएट अ वेरिएबल। अब उसने सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको रीड आउट करेंगे तो क्या बोला है, आर्टिफिशियल मेथड होता है, ये नेचुरल नहीं होता है। वेरिएबल पॉपुलेशन, भाई अलग अलग कराने के लिए अलग अलग डिज़ायर कम्बिनेशंस, मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए है वही चीज़ को पाने के लिए हम क्या कराते हैं, जो है अलग अलग चीज़ों को कंबाइन करा देते हैं। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ, उन चीज़ों का सिलेक्शन कर लिया जो मुझे चाहिए थे, वो करेक्टर्स को मैंने ले लिया है। अब उनको कंबाइन कर दूंगी, जेनेटिकली हम कंबाइन करेंगे, आर्टिफिशियल मैनर्स के अंदर करते हैं, हमने एक फीमेल का पार्ट ले लिया, एक मेल का पार्ट ले लिया, एंड देन आपस में फ्यूज़ करा दिया, उसी तरह से बोला। एंड एक्सप्लॉयट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे हाइब्रिड वेराइटीज़ को, जो भी अब उनके बाद मेरी प्रोजनी बनेगी या जो भी न्यू वेराइटी बन के आ रही है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ना। थोड़ा सा डीप मीनिंग में जाते हैं, देखो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट होता है क्रॉस का। क्रॉस का मतलब क्या भी समझा रही हूँ इस चीज़ को, बिटवीन दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स से हमने कोई भी चीज़ लिया और उन दोनों के बीच में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया, उनकी मेटिंग करा दी है, तो उसको बोलेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये होता है सिंपल हाइब्रिडाइजेशन। जेनेटिक कंटेंट जो है ऑर्गेनिज्म का चेंज नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू कम्बिनेशंस को फ्रेम करेगा। ये भी याद रखना, कहीं कहीं दिमाग में ये मत समझ लेना कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से चेंजेस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज दिस, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है, हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, ब्रीडिंग मतलब मीटिंग करा रहे हैं दो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो कि आपस में इंटरब्रीड नहीं, मतलब जनरली नहीं होती हैं, उसको बोला गया। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं ना, पहले आपको ये मतलब समझा देते हैं पूरी तरह से कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास कोई भी डिफरेंट प्लांट ले लो। ठीक है, मेरे पास क्या था, एक पोटैटो का प्लांट था और एक मेरे पास टोमेटो का प्लांट था। ठीक है, मैंने क्या करा भाई, पोटैटो का हार्डनेस मुझे चाहिए, पोटैटो का जो फूड स्टोरेज का क्वांटिटी होता है वो मुझे अच्छा लगता है, तो मैंने उस चीज़ के लिए पोटैटो के प्लांट के अंदर से वो वाली जीन निकाल ली। ठीक है, एंड सेम टाइम पे टमाटो है, टमाटो के भी कुछ न्यूट्रिएंट्स मुझे चाहिए हैं, तो उसकी भी मैंने क्या कर लिया, जीन निकाल लिया। अब इन दोनों जीन को मैंने आपस में क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। ठीक है, सेवन्थ एट में आप प्रोडक्शन पढ़ के आए हो, क्रॉस का मतलब यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए दैट आप इन दोनों के गमीट्स को फ्यूज़ करा रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो भी मेरे पास न्यू प्रोजेनी बनेगी, वट एवर भी जो भी अब न्यू प्रोजेनी यहाँ पे बन रही होगी, मीन्स टमाटो और पोटैटो को फ्यूज़ करने के बाद जो भी आपके पास न्यू जनरेशन बनेगी वो मेरे पास हो जाएगा एक हाइब्रिड। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक हाइब्रिड। इस तरह से हाइब्रिड बनाए जाते हैं। अब हाइब्रिड बहुत अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। सबसे पहले होता है एक इंटर वेराइटियल। ठीक है, इंटर वेराइटियल का मतलब ये देखो, ये होता है एक इंटर वेराइटियल। इंटर वेराइटियल का मतलब होता है कि आपने दो डिफरेंट वेराइटीज़ ले ली है, जिससे अभी मैंने पोटैटो टमाटो लिया, दो डिफरेंट वेराइटीज़ है, इन दोनों के बीच में अगर मैंने कोई भी ब्रीडिंग कराया है, हाइब्रिडाइजेशन कराई है, तो उसको बोलते हैं। दूसरा बोला है इंटर स्पेसिफिक। ये वर्ड्स आप लोगों को याद रखने हैं। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है जो स्पीशीज़ है
ठीक है, जीन्स जो हैं वो सेम हैं पर स्पीशीज़ आपने दो अलग अलग ले लिया। अब बहुत इजी सी चीज़ है, याद रख लेना, टमाटर की स्पीशीज़ ले रहे हो पर टमाटर भी बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, लाल आते हैं, हरे आते हैं, कश्मीरी आते हैं, अलग अलग टमाटर आते हैं। तो अलग अलग टमाटर, कोई दो वैरायटीज़ ले ली आपने टमाटर के अंदर की ही, उनको फ्यूज़ करा दिया है। तीसरा आ रहा है यहाँ पे इंटरजेनिक। इंटरजेनिक का मतलब क्या है कि भाई दोनों की स्पीशीज़ तो अलग है पर दोनों की जीन्स भी क्या हैं, आपस में अलग हैं। ये तो तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन करी जाती है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। तो देखो यहाँ पे देख लो, ये तीन तरह की आपको दिखाई रही है। इंट्रावेराइटियल है, क्रॉसेस बनवा दिए गए हैं बिटवीन द प्लांट्स पर वैरायटी आपकी सेम है। ठीक है, फिर आता है इंटरवेराइटियल, इंट्रा स्पेसिफिक भी बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, बिलोंगिंग है टू डिफरेंट वेराइटीज़ के। अगर एक सिंपल से एग्जांपल लिया, ठीक है, अब इसमें हुआ क्या ना कि किसी की मैरिज हो रही है और मैरिज होने से पहले, मैरिज करते हैं जब भी लोग, तो पुराने के ज़माने में क्या होता था कि मुस्लिम्स में बेसिकली ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मेरा प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट्स को जो है अपने माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स में मत लेके आना, ये कोई वो नहीं है, जस्ट एक देखी चीज़ है, उसको मैं एग्जांपल दे रही हूँ। छोड़ो मुस्लिम्स का नहीं लेते, हम सिंपल से लेते हैं। कोई भी इवन मेरी फैमिली में भी क्या है ना कि बहुत सारे ऐसी जनरेशन्स हैं, मीन्स कि एक फ़ीमेल है और मेल है, दोनों सेम ही फैमिली के हैं, दूर दूर के रिश्तेदार हैं, बट हाँ दोनों की फैमिली के जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है। और अगर एंसेस्टर सेम होते हैं, जीन्स सेम है, जेनेटिक मटेरियल सेम है, उन दोनों के बीच में कराई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं। ठीक है, देन आता है कि इंटर स्पेसिफिक, इंट्राजेनरिक बोलते हैं इसे। क्रॉस बनवा दिए गए हैं टू डिफरेंट स्पीशीज़ और सेम जीनस के बारे में उसने ले लिया, सेम जीनस है पर दो डिफरेंट स्पीशीज़ ले लिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इंट्रावेराइटियल होता है, इंट्रावेराइटियल हमेशा क्या होगा कि क्रॉस करा दिया गया सेम वैरायटी के अंदर, वैरायटी सेम है मतलब एक टमाटर की अलग अलग वैरायटीज़ ले सकते हो, उसके बीच में करा दिया है। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे उसने बोला या तो दो वैरायटीज़ के बीच में करा दो, ठीक है, वो दो अलग अलग वैरायटीज़ है उनके बीच में जब करा दिया है। और तीसरा है मेरे पास इंट्राजेनरिक, जेनेटिक मटीरियल अलग अलग है पर जो एंसेस्टर्स हैं वो अभी भी क्या हैं, उसके सेम है। इन चीज़ का याद रखना। ठीक है, सो दिस इज़ दी, मेरे पास क्या था, एक हाइब्रिडाइजेशन था कि अगर ये जो है ना, इसमें सिंपल इसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ क्यों आया कि देखो, अगर मुझे क्रॉप की वैरायटी को क्या करना है, इम्प्रूव कराना है, तो उनके लिए मेरे को क्या चाहिए होंगे, हाइब्रिड्स चाहिए होंगे। ठीक है, हाइब्रिड्स मैं अपनी मर्जी से बना सकती हूँ कि मीन्स अगर मुझे क्या चाहिए भाई, एक क्रॉप चाहिए जिसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसको कोई बीमारी ना लगे, ऐसा करेक्टर भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और ये जो है फर्टिलाइज़र्स को ज़्यादा रिस्पॉन्डिंग करें, ये भी होना चाहिए, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो भी एक प्लांट के अंदर क्वालिटी या कंटेंट जो भी मुझे चाहिए होगा, मैं उसको अपने हिसाब से कर सकती हूँ। और वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब मेरे पास क्या आ जाएंगी, हाइब्रिड्स। ठीक है, सो आई गेस आपको हाइब्रिड का समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिड क्या है। दिस इज द क्रॉसिंग ओवर बिटवीन जेनेटिकली सिमिलर और डिसिमिलर प्लांट्स के अंदर हम बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड होता है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड है मेरे पास जीएमओज। जीएमओ क्या है, जीएमओज इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ क्या होता है, मेरे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। देखो ये आपका जो है एक स्क्रीन मैंने यहाँ पे ले रखी है, इसको थोड़ा सा रीड आउट करो। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या करा है ना कि दो अलग अलग डीएनए ले लिया गया, दो अलग अलग डीएनए लिया, ये याद रखना। ठीक है, तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए लेने के बाद उन्होंने आपस में क्या कर दिया, उनको मॉडिफाई कर दिया, उनको चेंजेस कर दिए। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो। देखो यहाँ पे किसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का ले लिया इन्होंने, ये इसका डीएनए मटेरियल था। इसके अंदर डीएनए मटेरियल से उसने सिर्फ और सिर्फ एक जीन को, एक डीएनए लिया, उस डीएनए को ट्रांसफ़र करा दिया प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना, ये बेसिकली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो है इसलिए ग्रो कराए जाते हैं क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ होती है, प्लांट्स के अंदर भी हो जाती है। तो वो डिज़ीज़ से प्लांट्स को बचाने के लिए उनको ऑलरेडी एक अच्छी सी क्या दे दी, इम्यूनिटी देने के लिए हम कराते हैं। ठीक है, अब देखो ये डीएनए बन गए, ट्रांसफ़र हो गए प्लांट सेल्स में। ट्रांसफ़र कैसे कराएंगे हम, बेसिकली यही पार्टिकल्स हम जो है डिज़ायर मतलब जो पार्टिकल या जो जीन्स आपको चाहिए थे, मीन्स यहाँ से मैंने एक एंटीबायोटिक या रेजिस्टेंस वाली जीन ली है और मैंने उनकी छोटी छोटी प्रोडक्शन करा ली है, वही सब मैं आप क्या करा रही हूँ, इंसर्ट करा रही हूँ। और उनकी इंसर्टमेंट कैसे कराऊंगी, दो तरीके होते हैं, या तो जीन गन आप यूज़ कर लो। जीन गन क्या होता है,
जीन गन बेसिकली होता है कि आपने बॉम्बार्डमेंट करा दिया है हाई टेम्परेचर पर हाई स्पीड के साथ, ताकि वो सेल के अंदर डायरेक्टली फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप ये पार्टिकल गन, सेम ही है, जीन गम पार्टिकल गम सेम, बिल्कुल सेम है। डीएनए अब प्लांट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, जैसे ही प्लांट सेल के अंदर ये डीएनए ट्रांसफ़र हो गया तो ये प्लांट सेल अब हमारा ग्रो करेगा धीरे धीरे। जो क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल मैंने लिया था, अब वो कहाँ चला गया है, उस प्लांट के सेल के जेनेटिक मटेरियल के अंदर जा कर के वो ऐड ऑन हो गया, ठीक है। मतलब अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसका थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया है। उसमें पहले वो रेजिस्टेंस जीन नहीं थी, बट आफ्टर गिविंग द टुमिफिशियंस की, मैंने जैसे ही एग्रोबैक्टीरियम टुमिफिशियंस की जैसे ही मैंने कोई भी जो है जीन प्रोवाइड करी है, तो नाउ वो जो क्या हो गया है, एक रेजिस्टेंसी जीन के अंदर आ गई है, ठीक है। अब क्या होगा, हम प्लांट सेल को ग्रो करा रहे थे, प्लांट सेल को ग्रो कराने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो है देखो टिश्यू कल्चर हम करते हैं, ठीक है। हमने एक सेल लिया, सेल को कैलस तक बनाया, इस कैलस को फर्दर न्यू मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र करा दिया है, न्यू मीडियम में ट्रांसफ़र कराएंगे तब तक प्लांट्स आ जाएंगे, एंड देन इन प्लांट्स को निकाल के हम सॉइल के अंदर ग्रो करा देते हैं, एंड देन उससे क्या होता है, मेरे पास एक नई ऑर्गेनिज्म, नई जो प्रॉपर्टी वहाँ पे बन के आ जाती है। तो दिस इज़ दी जीएमओज। जीएमओज का मतलब क्या है, जेनेटिकली, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करा है, ठीक है, उसको बोलते हैं जीएमओज। तो ये तो मेरे पास था दूसरा मेथड कि किस तरह से मैं क्या करूँगी, दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को याद रखने। देखो ये सारे जीएमओज हैं, ये टमाटर, ये पोटैटो अलग अलग दो तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको। जीएमओज देखो इंजेक्शंस के थ्रू जो है इंसर्शन हो रही है, इस तरह से इंजेक्शन दे रहे हैं हम दो के अंदर, इस तरह से आप जो चीज़ों को ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको जो है, देखो अब ये तो था सिर्फ दो ही मेथड्स थे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट सबसे पहले चीज़ होती क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी क्वालिटी और ईल्ड के लिए, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दिस, हम थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जो है मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैरायटी को इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है। सो अब आते कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो फैक्टर्स हैं उसको देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। हायर यील्ड, अगर प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा कराना है, भाई मुझे क्रॉप चाहिए और मैं चाहती हूँ कि क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए भी, ठीक है, हो सकता है क्वालिटी को इम्प्रूव करा सकते हैं हम। कंसिडरेशन यहाँ पे भी सेम उसने बोला, क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कराओगे, आप हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हो, जीएमओज दे सकते हो, ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, ब्रीड करा सकते हो, ठीक है। देन है बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि देखो आपने ना कभी ही शायद तो नहीं, बहुत अच्छे से देखा होगा आपने, कभी हम पी प्लांट को हम छीलते हैं, मटर को पूरी तरह से छीलते हैं ना, उसमें से ग्रीन कलर कैटरपिलर निकलता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसने क्या करा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बायोटिक फैक्टर से भी रेजिस्टेंस होगा, भाई उसमें पेस्ट ना लग जाए, कीड़े मकोड़े ना प्लांट्स के अंदर लग जाए, उसके लिए भी रेजिस्टेंस देना होता है, और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी देना होता है। एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि कहीं पे बाढ़ आ गई है, बहुत ज़्यादा सूखा हो गया है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो गई है, ड्रॉट आ गया है, या ऐसी कंडीशंस अगर आ जाती हैं, तो उनके लिए भी मेरे जो क्रॉप्स हैं वो बिल्कुल तैयार रहें, उनके लिए भी उनके पास क्या होनी चाहिए, एक रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, उनको भी रेजिस्ट कर सके, उनसे ज़्यादा इफेक्ट ना उन सारे क्रॉप्स को पड़े, तो इस तरह से। देन मेरे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी का मतलब क्या है, देखो आज के टाइम पे क्या होता है कि क्रॉप्स को ना जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स को चाहिए कि भाई जल्दी जल्दी क्रॉप हमारी ग्रो हो जाए, ताकि हम जल्दी जल्दी जो है उसको मार्केट में बेच सकें। तो ये इन सब जल्दी जल्दी के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं, उसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है या फिर उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसका जो प्रोडक्शन पीरियड होता है ना, उसको वो क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि भाई एक बच्चा है और बच्चे को क्या होना है, पहले जो देखा जाए कायदे से 3 या 4 साल का बच्चा जो है स्कूल में जाने लायक होता है, बट कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो है बच्चे की एज को ज़्यादा लिखवा के बच्चे को पहले ही एडमिशन करा देते हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने एज अपनी मर्जी से क्या कर दिया, ड्यूरेशन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे फार्मर भी वही चीज़ करता है, टाइम पीरियड उसको कम समय लगे मेरी एक क्रॉप को ग्रो होने में, इसके लिए क्या करते हैं हम, उसका जो मैच्योरिटी लेवल है, जो मैच्योरेशन लेवल है, जो ग्रोथ का पीरियड है, उसको क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं।
और ये इकोनॉमिकल भी होता है भाई। बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जिनको इस सब चीज़ों से क्या मिली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ मिली है, ठीक है। देन आते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन ना अलग हो सकते हैं, कहीं पे टॉलरेंस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे सर्दी बहुत ज़्यादा है, कहीं पे सॉइल है तो सॉइल के अंदर सलाइनिटी है, मतलब जो सॉल्ट का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कहीं पे सॉल्ट बिल्कुल ही नहीं है। तो ये मतलब उसने क्या बोला है कि भाई मेरा क्रॉप अगर ग्रो हो रहा है तो क्रॉप ऐसा होना चाहिए जो वाइडर अडेप्टेबिलिटी का हो, मतलब किसी भी एरिया में वो जाकर के बहुत ईजिली ग्रो कर जाए बिना किसी हार्श एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम लिए बिना, ठीक है। मीन्स कि अगर मुझे क्रॉप ग्रो कराना है तो मैं वो क्रॉप ग्रो कराऊंगी कि वो गर्मी में भी ग्रो हो जाए, सर्दी में भी ग्रो हो जाए, किसी भी एनवायरनमेंट में जब वो ग्रो हो सकता है तो उसको हम बोलते हैं वाइडर अडेप्टेबिलिटी। देन आते हैं हम डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टर्स। देखो यहाँ पे तो ये बात आती है जो अभी आपने देखा हाइब्रिड्स वाला जो कंसेप्ट देखा कि भाई मुझे एक ऐसी जीन चाहिए या ऐसा मेरे को प्लांट चाहिए जो रेजिस्टेंस भी दिखाता हो, रिस्पॉन्स भी कर रहा है फर्टिलाइजर से, क्वालिटी प्रोडक्टिविटी भी उनकी बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है, उनके अंदर फूड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी अगर चीज़ चाहिए और वो मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, डिज़ायरेबल चाहिए, डिज़ायरेबल मतलब मुझे मेरे अकॉर्डिंग चाहिए है, ठीक है, वो सारे अगर करेक्टरिस्टिक्स चाहिए तो उसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टॉलनेस एंड यहाँ पे उसने डॉर्फनेस बोला, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचेस ऑफ फॉडर क्रॉप्स। देखो फॉडर क्रॉप्स होती हैं, फॉडर क्रॉप्स को बोला ही जाता है कि वो लंबी लंबी जितनी होंगी और उसके अंदर जितना अच्छा जो है फूड स्टोरेज होगा, ठीक है। और ड्वार्फनेस छोटा होता है सीरियल से, अगर आपने देखा हो कभी फोडर फोडर जो होते हैं ना, फोडर बेसिकली क्या होता है, गन्ने वगैरह जो हम खाते हैं, बैम्बूज के जो बड़े बड़े स्टिक्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो अब कोई कुछ किसी को शुगर केन खाना है तो ऑब्वियस सी बात है शुगर केन को अगर फार्मर ग्रो कराएगा तो उसके मन में एक ही चीज़ होगी कि लेंथ उसकी बहुत अच्छी हो और उसका फूड कंटेंट भी अच्छा हो, तो टॉलनेस आ गया वहाँ पे। अब गेहूँ अगर खाना है, व्हीट सीरियल्स चाहिए हमें या पल्सेस चाहिए, तो हम यही बोलेंगे कि भाई एक ही स्टॉक के अंदर बहुत मल्टीपल ग्रेनरीज उसके अंदर ग्रो हो जाए, और मल्टीपल ग्रेनरीज ग्रो करानी है तो उसके लिए हमें साइज़ उनका क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और छोटा का टर्म हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, डॉर्फनेस, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर सम डिज़ायरेबल करेक्टर्स जो कि इम्प्रूव कर लिए गए हैं आज के टाइम में। फर्स्ट हायर ईल्ड्स, इम्प्रूव्ड इन क्वालिटी। देखो क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो चुकी है उसकी, बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस भी होता है। मैच्योरिटी का टाइम हम चेंज कर सकते हैं, वाइडर एडेप्टेबिलिटी है, और एग्रोनॉमिक करेक्टर्स भी हम अपनी मर्जी से ही क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। ये आप इसका फुल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाता है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत ईजिली पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा वो ये था। देखो ये सारी चीज़ें हो गई, अब आते हैं हम, देखो ये तो हुआ कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड टॉपिक मेरे पास आता है। अभी तक हमने क्रॉप वैरायटी के इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बात किया। सेकंड जब आपने देखा होगा तो सेकंड में हमने बात करी थी मैनेजमेंट के अंदर कि भाई क्रॉप को अगर आप ग्रो करा रहे हो तो क्रॉप्स को मैनेज करना है, मैनेजमेंट भी उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है, दैट इज़ दी न्यूट्रिएंट्स। अगर क्रॉप्स की न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मैनेज हैं तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत इजीली हमारे जो है बहुत अच्छे हाई लेवल के क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ दी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में देखा हो ना, कोई भी प्लांट है उसके पास 3 जगह से न्यूट्रिएंट्स वो लेता है। एक तो सॉइल से अब्जॉर्ब करेगा, एक वाटर से अब्जॉर्ब करता है, और तीसरा वो कहाँ से अब्जॉर्ब करता है, एयर से करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सॉइल से देखो तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरियम, इसके बारे में याद रखना, आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। वाटर है, वाटर से उसको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं, हाइड्रोजन की क्वांटिटी पूरी हो रही है। एयर है, एयर से 2 चीज़ें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो ये जो है ना, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये तीनों न्यूट्रिएंट्स इनको मैक्सिमम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये याद रखना, क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रही है यहाँ पे हम, ठीक है। कोई भी न्यूट्रिएंट जो मैक्रो चाहिए मतलब लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए उनको बोलेंगे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो ज़्यादा नहीं चाहिए उनको हम क्या बोल देंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जब देखो यहाँ पे दिखा रखा है एयर है, ये सब चीज़ें दे रहा है। सॉइल के अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या मिल रहे हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है।
अब सॉइल जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी प्रोवाइड करेगा, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आयरन इज़ देयर, मैंगनीज इज़ देयर, बोरोन इज़ देयर, जिंक इज़ देयर, कॉपर इज़ देयर, मोलिब्डेनम एंड क्लोराइन। तो यहाँ पे जो अभी उसने बात करी ना कि भाई जो मेरे पास एक प्लांट है, प्लांट को ग्रो कराने के लिए दो ही तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। ये लार्जर क्वांटिटी में होंगे और ये लेसर क्वांटिटीज़ के अंदर नीडेड होते हैं। सो दिस इज दस। अब सेकंड क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रही हूँ। आई नीड द आंसर दैट हाउ कैन वी प्रोवाइड। देखो ये क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख लेना इसको अपनी कॉपी के अंदर। हाउ कैन वी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल। अगर आप लोगों ने एसएसटी पढ़ा होगा तो एसएसटी में भी ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा आपके पास कि एक एरिया है, एक एरिया में अगर हम एक टाइम पीरियड तक के लिए क्या ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, तो वो क्रॉप्स सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वही न्यूट्रिएंट्स सॉइल को वापस देने के लिए, रिप्लेनिशमेंट कराने के लिए किस तरह से रिप्लेनिश होती हैं, किस तरह से हम वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं, तो उसके बारे में आपको कमेंट करना है मेरे कमेंट बॉक्स में। एंड आई वांट द आंसर्स इन माय कमेंट बॉक्स। आई होप कि आप लोग करोगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं। अब देखो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी हमने, ठीक है, कि अब तक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करी, मैक्रो होते हैं, माइक्रो होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स अगर मुझे चाहिए हैं या मुझे देना चाहती हूँ तो मैं कैसे दूँगी? मैन्योर्स के थ्रू दे सकती हूँ, ठीक है। दूसरा आपने सुना होगा फर्टिलाइज़र्स होते हैं भाई आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स मार्केट में केमिकली अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर वापस आ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुन रहे होगे तो क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी पूछा था उसका आंसर यही आपको मिल गया है कि न्यूट्रिएंट्स हम 3 तरीके से सॉइल के अंदर वापस दे सकते हैं। पहला बाय यूजिंग द मैन्योर्स, सेकेंड बाय यूजिंग द फर्टिलाइजर्स एंड थर्ड बाय यूजिंग द ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम डिटेल में करते हैं वन बाय वन करके। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, हम सबसे पहले बात करेंगे अपने मैन्योर्स के ऊपर, ठीक है। मैन्योर्स क्या है बेटा, ये सबको पता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मतलब प्योर मटेरियल है, ये सिंपल सी चीज़ याद रखना। कैसे प्रिपेयर कराया जाता है, ये तो ये डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर कराया जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन होती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरह से डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन किस किस चीज़ों की होगी, तो वो एनिमल वेस्ट। अब एनिमल का कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटा होगा उसको ले लो, या प्लांट वेस्ट कोई भी चीज़ होगी, जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद जब डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना देती हैं मेरे पास, मैन्योर्स। तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है मेरे पास, मैन्योर्स बन जाता है, ठीक है। ये तो आ गया कि हाउ मैन्योर्स किस तरह से प्रिपेयर होते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है। मैन्योर्स इज ऑर्गेनिक मटेरियल, इट इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट बोथ। सो अब हम सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड जो टॉपिक है या सेकंड सिंपल बात करें, मैन्योर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी। ये हमें किस में हेल्प करेगा, एनरिचिंग, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, ठीक है। सॉइल की जितना भी फर्टिलिटी है, मतलब सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको वापस दे देगा सॉइल के अंदर मिक्स होने के बाद। देन उसने क्या बोला, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। मैन्योर्स हमेशा क्या करते हैं, वाटर कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, उसको बहुत हद तक इंक्रीज़ कर देते हैं, बहुत हद तक उसको बढ़ा देते हैं। तो ये था, तो जो मैन्योर्स का सिंपल डेफिनेशन था ना वो वाला पार्ट तो यहाँ पे अब हो गया क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। मैन्योर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी भी हम, ये मत समझना कि मैन्योर्स खत्म हो गया। मैन्योर्स भी खुद ब खुद में बहुत बड़ी चीज़ है। मैन्योर्स है, मैन्योर्स 3 तरह का होता है। एक तो होगा कंपोस्ट, ये सब चीज़ें पढ़ के आ चुके हो 8th क्लास में। आई हैव टीच्ड यू ऑल दीज थिंग्स इन 8th क्लास, ठीक है। देन आ जाओ, अब उसके बाद उसने बोला कि वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट यहीं पे डाल रही हूँ फुल स्टॉप। देन उसने बोला है कि मेरे पास एक होता है ग्रीन मैन्योर्स, ठीक है।
तो एक एक के बारे में बात करेंगे। अब यहीं पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो उसने क्या बोला, कंपोस्ट है। कंपोस्ट कैसे बनता है? बेसिकली ये कंपोस्ट बनेगा जो फार्मिंग करते वक्त कोई भी वेस्ट मटेरियल फार्मर को मिलता है, ठीक है ना, उस वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता है, एक गड्ढा बनाता है, एक पिट बनाता है, और सारे पिट के अंदर वो सारे वेस्ट मटेरियल को डालना शुरू कर देता है। मीन्स वट एवर जो भी एनिमल का वेस्ट आया होगा, प्लांट का लिटर होगा, लीव्स टूटा होगा, बाग टूटा होगा, कुछ भी होगा, जो क्रॉप का आ गया वो आ गया, एनिमल का रिफ्यूज़ हो जाएगा, वेजिटेबल्स हो गए, कुछ ऐसे भी मेरे वेजिटेबल्स होते हैं जो सड़ जाते हैं टाइम से पहले, वो हो गया, उन सबको हमने क्या कर दिया, एक पिट के अंदर डाल दिया, और पिट के अंदर डिकम्पोजिशन उसकी स्टार्ट हो गई है। बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है गड्ढे के अंदर, एंड देन यहाँ पे टेम्परेचर की ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इन सब की वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस डिकम्पोजिशन से जो भी मेरे पास बनेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोस्ट मैन्योर्स बोल रहे हैं। सेकेंड उसने बोली क्या है, वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी से याद रखना, वर्मी का मतलब क्या होता है, वर्म्स। जहाँ पे हम अर्थवर्म्स का यूज़ कर रहे हैं फॉर कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट। आपको याद है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड एज द फार्मर्स और फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज जो अर्थवर्म होते हैं वो क्या करेंगे, सॉइल को लूज़ करने के साथ साथ वो सॉइल के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको भी रिप्लेनिश करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं उन चीज़ों का जो मेरी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ द थिंग्स। देन अब मेन चीज़ों पे आते हैं, और मेन चीज़ उसने यहाँ पे क्या बोली है, मेन चीज़ बोली है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या है भाई? देखो ग्रीन मैन्योर ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना ये क्या होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले ही ग्रो करा दिया जाता है, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको पहले ही ग्रो करा दिया जाता है, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, लिमिटेड तक उसको ग्रो, बिल्कुल पत्ती पर हल्की हल्की एक सिंगल लीफ आनी स्टार्ट हो गई है तब तक उसको ग्रो करा देते हैं। और जब वो प्लांट्स मेरे ग्रो हो जाते हैं एक लिमिटेड हाइट तक, देन उसको हम जो है प्लफ्ट करे हुए, प्लफ कर रही हूँ मतलब प्लफ्ट करे हुए जो हमने खुदाई करी थी, जो हमने मिट्टी को ढीला करा था, उसके अंदर हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड देन वही ग्रीन प्लांट्स जो हैं अब वो किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे, वो मिक्स्ड ग्रीन प्लांट्स मेरे जो हैं वो ग्रीन मैन्योर्स की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें मेरी सॉइल को वापस पहुँचाना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ माई मैन्योर्स। ये मेरा मैन्योर्स था अब तक। 3 तरह के होते हैं, कंपोस्ट हो जाएगा जो वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोजिशन करने के बाद मिलते हैं, तीसरा वर्मी कंपोस्ट आ गया जो अर्थवर्म की हेल्प से मिलते हैं, और ग्रीन मैन्योर्स जहाँ पे हम डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स को यूज़ करते हैं, उनको सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ मल्चिंग। मल्चिंग बोल रही हूँ जब खुदाई का टाइम पीरियड होता है, जब मिट्टी ढीली करी जाती है उस टाइम पे, ठीक है। एंड देन यही ग्रीन प्लांट्स जो है मेरे ग्रीन मैन्योर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आई होप सो अब तक आपको जितना भी समझाया वो समझ में आ गया होगा। देन अब हम आगे चलते हैं और सेकंड चीज़ पे आते हैं, फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स किस तरह से मेरे जो है क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। जस्ट गिव मी सेकंड, मेरा ना थ्रोट सूख रहा है, मैं पानी पी लूँ। आप लोग भी पानी पी लो भाई, आप लोगों को भी प्यास लगती होगी। यस, आई होप सो आपने पानी वानी पी लिया होगा, एनर्जी आपके पास वापस से आ गई होगी। अब इस वीडियो को कंटिन्यू रखने की, छोटा सा ही पार्ट रह गया, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, हार्डली 15 मिनट्स में ये टॉपिक अपना जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला टॉपिक फिनिश करूँगी, एंड जो थर्ड है पार्ट उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्टिलाइज़र्स है, आपको एक चीज़ याद रखनी है फर्टिलाइज़र्स के अंदर, NPK। तो ये याद रख लेना, पीके तो याद कर लेना भाई, आपकी मूवी है पीके, और एन से याद रख लेना, कुछ भी बोल सकते हो, NPK याद रखना आपको सिर्फ। और NPK से आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन, ठीक है, ये याद रख लेना, फर्स्ट वन इज़ द नाइट्रोजन, एंड P इज़ दी मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, एंड K मेरे पास क्या है, पोटाशियम। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो कोई भी अगर मेरे पास फर्टिलाइज़र है, उस फर्टिलाइज़र के अंदर यूरिया ही बेसिकली होता है, और उस यूरिया में भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ किसकी होगी, तो वो होगी NPK की। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस, एंड K फॉर पोटाशियम। NPK के बिना जो है मेरा कोई भी केमिकल, उस केमिकल को हम फर्टिलाइज़र नाम नहीं दे सकते। तो इतनी सी चीज़ आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखना, हमेशा अपने माइंड में रखना। दिस इज़ द थिंग्स, ठीक है।
अब देखो ये क्या क्या कराएगा हमें, गुड वेजिटेशन ग्रोथ, हमारी जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। प्लांट्स को ये क्या करता है, हेल्दी बना देता है, मींस हेल्दी प्लांट्स अब ग्रो हो रहे हैं, इस तरह से उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यस, हाई कॉस्ट होती है भाई, बहुत महंगे होते हैं फार्मर्स के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी वजह से जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है उसकी जो ईल्ड होगी, मतलब जितना अमाउंट होगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाती है। तो ये तो कुछ 4-5 बेसिक बेनिफिट्स थे कि भाई फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उससे मिल रही हैं। सबसे पहले गुड वैरायटी क्रॉप्स ग्रो होंगी, मतलब जो ग्रोथ होगी क्रॉप्स की वो बहुत अच्छी हो जाती है, वेजिटेशन बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे हो गए, कंटेंट अच्छा है, खाने का स्टोरेज अच्छा हो गया, प्लांट हेल्दी होगा। प्लांट हेल्दी होने का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स, वटेवर जो भी होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे होगा। तीसरा उसने क्या बोला, ईल्ड। ईल्ड का मतलब क्या है, एक गिवन लैंड के अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। जो 200 किलोग्राम हम उगा रहे थे अब एक लैंड पे, अब हम जो है उसको 400 किलोग्राम उगा सकते हैं, मतलब उसकी जो प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। एक लॉस यहाँ पे बता दिया उसने कि कॉस्ट जो है वो हाई हो जाता है। भाई ऑब्वियसली बात है, इतने सारे फ़ायदे देगा तो एक तो घाटा वो फार्मर्स को भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट देन थोड़ी सी देर हुई, उसके बाद क्या हुआ ना, फार्मर्स ने रियलाइज़ कर दिया कि भाई हमें तो बहुत ही नुकसान हो रहा है फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने से, ठीक है। पहला नुकसान तो यही है कि भाई उसका जो है क्या हो गया, हाई कॉस्ट था, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट था उसका, ठीक है। देन उसने क्या बोला, अगर हम जो है फर्टिलाइज़र्स को प्रॉपर यूज़ नहीं करते, अगर इसको प्रॉपर यूज़ हम नहीं करते हैं तो ये क्या कॉज कर देता है, पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन भी दो तरह का कॉज करेगा, एक तो वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा और दूसरा क्या करता है, सॉइल पॉल्यूशन। वाटर, अब देखो हुआ क्या है ना कि इरिगेशन के टाइम पे हम पानी प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉप्स को। अब अगर फर्टिलाइजर्स को हमने अच्छे से नहीं यूज़ करा है तो वो सारा का सारा फर्टिलाइज़र कहाँ ड्रेन हो जाएगा, वो रिवर वाटर बॉडीज़ के अंदर ड्रेन आउट हो जाएगा। एंड जैसे ही ड्रेन आउट हो जाएगा तो वो क्या, कौन सा पॉल्यूशन कॉज करा देगा, वाटर पॉल्यूशन। अब बीइंग सिंस सॉइल के अंदर है तो सॉइल की भी जो है न्यूट्रिएंट लेवल ख़त्म कर देता है, तो उस वजह से ये क्या बन गया, ये सॉइल के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब सॉइल के लिए थोड़ा सा और डिवास्टेटिंग हो जाएगा, बिकॉज जितनी भी फर्टिलिटी है, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, फर्टिलिटी जो भी होती है वो मेरे सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। क्या करता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना, ये बिल्कुल क्या हो जाती है, इसके यूज़ के बाद ख़त्म हो जाती है। सॉइल बिल्कुल ही फर्टाइल, जो फर्टाइल लैंड होती है वो इनफर्टाइल या इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी अब तक फर्टिलाइज़र्स के ऊपर। फर्टिलाइज़र्स का भी प्रॉपर यूज़ होना बहुत ज़्यादा नीडी हो जाता है। अगर आप उसको ढंग से यूज़ नहीं करोगे तो वो पूरी क्रॉप को भी ख़त्म कर देगा। अगर आपने सुना हो तो कुछ क्रॉप्स जो होते हैं ना वो हमारे डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स दैट फार्मर हैज़ यूज्ड ड्यूरिंग हिज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो अब इसका बिल्कुल लास्ट बच रहा है मेरे पास, एंड ये जो लास्ट है मेरे पास वो कौन सा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है कोई भी फार्मर है, उसने मैन्योर्स का यूज़ किया, वो भी किस में आ गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में और भी चीज़ें होती है कि भाई हमने केमिकल्स का जो यूसेज है वो क्या कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। फर्टिलाइजर्स तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना ही था, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, बट इसके अंदर मैन्योर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन्योर्स को याद रख लेना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेज करना है तो हमें नेक्स्ट पॉइंट पे चलना पड़ेगा, दैट इज़ द इरिगेशन। देखो प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए इरिगेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इरिगेशन आपको सबको पता होगा, सिंस यू आर इन 9th स्टैंडर्ड, तो मैं दोबारा से बता देती हूँ अगर भूल गए हो तो। इरिगेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम क्रॉप्स को क्या देते हैं, वाटर सप्लाई देते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाई देने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। अब अगर आप लोगों को याद हो 8th क्लास में हमने बहुत अलग अलग पढ़ा था कि मॉडर्न मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड थे। ट्रेडिशनल मेथड में मोट आता था, ढेकली आता था। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकल सिस्टम आता था कि भाई स्प्रिंकल हो रहा है, एक शावर सा खड़ा कर दिया एंड देन वहाँ से जो है पानी जा रहा है पूरे क्रॉप्स के पास, ठीक है। पर बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम पे वहाँ पे अगर पानी प्रोवाइड करते थे तो वो पानी को स्टोर करके रखते थे वेल्स के अंदर, ठीक है। कैनाल्स होते थे, बहुत बड़े बड़े कैनाल्स में स्टोर करते थे। रिवर से डायरेक्ट पानी दे देते थे, टैंक्स में स्टोर करके रखते थे, ठीक है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में डिटेल में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल में जाना है तो यू कैन रीड योर NCERT बुक्स, वहाँ से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों की मिल जाएगी, ठीक है। सो दीज आर सिंपल, दिस बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है बच्चों, आप लोगों के इतने हाई फाई लेवल के कंसेप्ट नहीं हैं। देन लास्ट पे आता है क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और ये क्या नहीं है चीज़, उसको समझते हैं, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न मुझे बताता है कि भाई क्रॉप्स को मुझे किस तरह से ग्रो कराना चाहिए ताकि मुझे मैक्सिमम बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट क्रॉप वैरायटी, बेस्ट ईल्ड, बेस्ट क्वांटिटी मुझे मिल सके विद द बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए मेरे पास क्या आया, नेक्स्ट आया क्रॉपिंग पैटर्न। अब क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो चलते हैं थोड़ा सा पिक्चर्स के ऊपर, पिक्चर्स देखते हैं। सो फर्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न मेरे पास कौन सा है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है। इसके लिए पेन चेंज करना पड़ेगा मुझे, चेस मिक्स्ड क्रॉपिंग है यहाँ पे। और मिक्स्ड क्रॉपिंग का अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 और मोर प्लांट्स को, क्रॉप्स को हम साइमल्टेनियसली ग्रो करा रहे हैं सेम लैंड के ऊपर। देखो लिखा हुआ है यहाँ, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली एंड इंटरमिंगल्ड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मतलब एक ही गिवन लैंड के ऊपर आपने 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करा दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। इसका जो है एडवांटेज क्या होता है, रिड्यूस करेगा रिस्क एंड गिव्स इंश्योरेंस देता है, फिर क्रॉप की फेलियर नहीं होती, मीन्स क्रॉप जो है मेरा कभी भी डेथ नहीं होता। इस केस में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 2 क्रॉप्स को करा दिया साथ में, ठीक है। 2 क्रॉप्स कौन सी ग्रो कराई है, एक तो वीट ग्रो करा दिया आपने, और वीट के साथ आपने कौन सा ग्रो करा दिया, ग्राम। अगर आप देखो तो वीट के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और ग्राम के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे ग्राम्स के लिए जो है हमें पानी की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा, जितना भी वीट होगा, वीट सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, बट वेयर एज जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो कौन ले लेगा, हमारा ग्राम ले लेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ दैट, हमारे पास मिक्स्ड क्रॉपिंग है। देन आते हैं इंटर क्रॉपिंग के ऊपर। इंटर क्रॉपिंग क्या कहता है, इंटर क्रॉपिंग जो है इज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं सेम फील्ड में, पर एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैटर्न होना चाहिए। और इस पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, रोज़ खड़ी कर देते हैं। देखो अगर आपको दिख रहा होगा, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, ये एक रो है, 4 रोज़ आपको बहुत इजीली दिखाई दे रही होंगी। इसमें भी देखो ये रो किसी और प्लांट की है, ये रो किसी और प्लांट की है, इसके बाद जो अल्टरनेटिव रो होगी वो किसी और क्रॉप की हो जाएंगी। तो जब हम रोज़ में ग्रो करा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में भी बहुत सारी चीज़ हो जाती है, मेज़ और सोयाबीन कनेक्ट हो जाता है हमारा आपस में। देन उसके बाद आते हैं हम क्रॉप रोटेशन के ऊपर। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है कि आप क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हो एक गिवन पीस ऑफ लैंड के ऊपर, पर आप अब क्रॉप को रोटेट करा रहे हो। जिस तरह से आपकी क्लास में आपकी सीट्स रोटेट होती हैं हर दिन, सैटरडे को कहीं और बैठे हो, फिर मंडे को कहीं और बैठोगे, सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी जो क्रॉप क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। अगर थोड़ा सा आप डिफरेंस देखोगे तो इस वाली क्रॉप में ये वाली क्रॉप जो है वो कहाँ चली गई है, इस वाली साइड पे चली गई है, और ये वाली क्रॉप आगे आ गई है, ठीक है। ये वाली क्रॉप पीछे चली गई है, ये वाली क्रॉप अब यहाँ आ गई है। मतलब 4 क्रॉप्स के अंदर, ये 4 ब्लॉक्स के अंदर आपको रोटेशन बहुत इजीली देखने को मिल रही होगी, ठीक है ना। अब इसको रीड आउट कर लेते हैं। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स एक सिंगल पीस ऑफ लैंड पे बना रहे हो, पर आप सक्सेसफुली क्या कर रहे हो, रोटेशन करा रहे हो किसी भी चीज़, ठीक है। रोटेशन करा रहे हो, और इस वजह से जितना भी मॉइस्चर होगा या कोई भी कंटेंट अगर एक जगह से ख़त्म हो रहा है तो वो दूसरी क्रॉप की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ईजिली ग्रो हो जाएगा। देन उसने यहाँ पे बोला मिक्स्ड फार्मिंग भी होती है। मिक्स, ये थोड़ा सा बेटा आपकी बुक्स में नहीं है, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लेना अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हो, ठीक है। एनिमल्स और ट्रीज़ को भी ग्रो करा सकते हो यहाँ पे, तो याद जाएगा। और एक राटूनिंग है, राटूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस इट इज़ नॉट गिवन इन योर NCERT बुक्स बट इट इज़ इंपॉर्टेंट, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस वन। एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है इंटेंसिव क्रॉपिंग का। देखो इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है ना, कि आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हो, ठीक है, और ओरिजिनल क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हो कि वहाँ पे जो है सारी चीज़ें, और अगेन टू स्ट्राइक अगेन आफ्टर हार्वेस्टिंग। जैसे ही आपने हार्वेस्ट करा, हार्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली आपने क्या कर दिया, दोबारा से दूसरी कोई क्रॉप ग्रो करा दी है। और आप इस टाइम पीरियड में, राटूनिंग में क्या होता है ना, कि आप लोग टाइम पीरियड नहीं दे रहे हो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स गेन करने के लिए, फर्टिलिटी वापस आने में टाइम नहीं दे रहे हो, आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करे जा रहे हो। सो दिस इज़ ऑल। दस ये मेरा जो आज की क्लास का समराइज्ड वे था। सो अगर मैं आपको समराइज़ कर दूं कि आज की क्लास में हमने क्या करा है, तो बेटा हमने 9th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, इम्प्रूवमेंट देखा है फूड के अंदर किस तरह से होता है, फूड इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ, कलर दिखता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फूड इम्प्रूवमेंट्स में चेंज कर लिया। देन हमने देखो
क्रॉप की वैरायटी के बारे में पढ़ लिया, किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, फिर हमने न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा हमने मैनेजमेंट के बारे, देखो मैनेजमेंट के बारे में तो अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हाँ ये मैनेजमेंट ही था, न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं। सो अब जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी तो हम नेक्स्ट क्लास में प्रोटेक्शन देखेंगे कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स, हम क्रॉप्स को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना, यस शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी वीडियो देखने को मिले, उनको भी कंटेंट क्लियर हो जाए। और सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब मेरे लिए कर देना एज आई वांट, ठीक है। एंड यस कमेंट्स ज़रूर कर देना। मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं इस वीडियो के दौरान, और इस वीडियो के दौरान जो 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा उसका कमेंट बॉक्स में आंसर्स मुझे दे देना, ठीक है। सो एज़ यूजुअली जो मैं हर बार बोलती हूँ, thank you for being there with me and with my video. Thank you for watching. Have a nice day. Now you can enjoy your day.